अब सीधा रुख कर लेते हैं यहाँ से गुजरात, एक बार फिर मनीष देसाई का। मनीष, जिस तरीके से कल एमसीडी का रिजल्ट सबने देखा, वहां पर झाड़ू चल गई और उसके बाद बीजेपी दफ्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो गया। गुजरात में क्या लगता है, क्या वहां झाड़ू चल पाएगी? गुजरात वासियों ने क्या झाड़ू को पसंद किया? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपका जादू इतना नहीं चला है जितनी उम्मीद आप वाले कर रहे हैं, मतलब आम आदमी पार्टी कर रही है। क्योंकि यहाँ वर्षों से ये देखा जा रहा है, जब से गुजरात की स्थापना हुई है तब से देखा जा रहा है कि गुजरात में केवल दो ही पार्टियों की किसी तरह से इसके बीच ही फाइट चलती आ रही है। तीसरे फ्रंट को कभी गुजरात के लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए इस बार भी आपके लिए चुनाव जीत पाना या इतना नंबर पा लेना कि ताकि वो कोई डिसिसिव फैक्टर बन सके, ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि दूसरी वजह यह भी है कि कांग्रेस और बीजेपी इतने वर्षों से फाइट करते आ रहे हैं। ऐसे में आपकी एंट्री के साथ साथ उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि संगठन को कैसे मजबूत करें, जो आम आदमी वहां पीछे पड़ रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी का लक्ष्यांक इस बार जो देखा गया है वो ये है कि वो किसी तरह से राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। आपने देखा भी होगा, जब एग्जिट पोल आए उसके बाद आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया था कि गुजरात के लोग हमें राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। मतलब यह है कि उनकी तरफ से भी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं की जा रही है जिसके कारण वो गुजरात में सरकार बना पाए या ऐसा कोई दावा कर पाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो वोट जरूर काट रही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों का नुकसान वो जरूर कर रही है। अगर वो 6% के ऊपर उनका लक्ष्यांक है, 10%, 12% भी अगर वोट काट लेती है तो बहुत बड़ा झटका होगा दोनों पार्टियों। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनीष। देखिए, और सिर्फ ये आम आदमी पार्टी ही नहीं, और भी तमाम ऐसे छोटे राजनीतिक दल हैं जो इस बार चुनावी जंग में कूदे तो कहीं ना कहीं वो वोट कटुआ पार्टी जो है वो साबित होंगे। क्योंकि कई ऐसे वोटर्स होते हैं जो एक पार्टी के साथ लगातार जुड़े हुए होते हैं। अगर वो कटेंगे तो किसका फायदा होगा, किसका नुकसान, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो एक बार फिर से आप जरा ये टैली देख लीजिए। बीजेपी इस वक्त 0 है, कांग्रेस 0 पर है, आम आदमी पार्टी 0 है, अदर्स यानी अन्य 0 है। लेकिन जैसे ही 8 बजेंगे रुझान आने शुरू हो जाएंगे और ये आपको धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले भारत 24 पर आप देखेंगे, क्योंकि हमारा वादा जो हमने आपसे किया है, बड़ी टीम भारत 24 की ग्राउंड पर मौजूद है। एक एक सीट से पल पल की अपडेट आप तक लगातार भारत 24 पहुंचा रहा है। और जैसे ही रुझान सामने आने लगेंगे, राजनीतिक दलों की धड़कनें लगातार सचिन बढ़ने लगेगी। क्योंकि देश भर की नजरें आज टिक चुकी हैं कि गुजरात में क्या होगा। गुजरात में 27 सालों से बीजेपी का शासन है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने आकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। उधर हिमाचल प्रदेश में आप देखिए, ये रिवाज रहा है, जो इतिहास रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। और यही सवाल है कि क्या इस बार रिवाज बदलेगा या फिर राज कायम रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने सोने का। और आप देखिए, आप जरा गौर कीजिए, पूरी स्क्रीन पर आप देखिए, आप मेरे ऊपर देख पा रहे होंगे, ये वो टैली है जहां पर गुजरात के बढ़ते आंकड़ों के बारे में आपको बताएंगे। सुबह 8 बजे से सिर्फ आपके अपने चैनल पर आप देखिए आखिर वहां पर किस तरीके से आंकड़े, कौन सी पार्टी को लोगों ने पसंद किया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। अब जरा मेरी दाएं तरफ देखिए, ये आंकड़े जो आप देख पा रहे हैं साइड में, ये हिमाचल प्रदेश के आंकड़े हैं। 68 सीटों पर कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है। 8 बजे के बाद पिक्चर धीरे 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 साफ होगी। जो अभी तक पिक्चर ब्लर थी कि आखिर जनता ने किससे चुना है, आखिर किस पार्टी पर सजेगा वो ताज, जो आने वाले वक्त में हिमाचल के साथ साथ गुजरात में लोगों का भविष्य सुधारने का काम करेगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। और पूरी स्क्रीन देखिए, ये गुजरात के पूरे आंकड़ों के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से बीजेपी, आम आदमी पार्टी और खास तौर पर कांग्रेस के अलावा और भी जो तमाम पार्टियां हैं, आखिर वो कैसी बढ़त बना रही हैं। सोनिका, बिल्कुल। और देखिए, अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश इस वक्त टैली आप देख रही हैं, 0 बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अन्य सभी इस वक्त 0 पर है। लेकिन 8 बजे रुझान सामने आने लगेंगे और एक एक सीट से 68 सीटों पर 68 रिपोर्टर हमारे तैनात है। आपको एक एक सीट की पूरी जानकारी देंगे, पल पल की अपडेट जैसे ये रुझान बढ़ने लगेंगे। क्योंकि मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा कांग्रेस और बीजेपी के बीच। हालांकि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं नजर आई, लेकिन वोटर्स साइलेंट रहे। महिमा जानकारी हमें दे रही थी कि किस तरीके से जब वो ग्राउंड जीरो पर उतरी तो एक एक वोटर से बातचीत की, लेकिन वहां के मुद्दों के बारे में खुलकर वोटर्स ने बातचीत नहीं की। ऐसे में मुकाबला और भी दिलचस्प हो चुका है। सचिन,
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मुकाबला तो दिलचस्प है क्योंकि आम आदमी पार्टी के दोनों जगहों पर चुनाव लड़ने के बाद जो सियासी गर्मियां हैं, जो तापमान है वो बढ़ चुका है। अब देखना यहां पर यही है कि आम आदमी पार्टी के इस चुनावी दंगल में कूदने के बाद आखिर होता क्या है, किसका वोट करता है, किसको पहुंचता है फायदा, किसको होता है नुकसान। हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे और खासतौर पर सिर्फ रिजल्ट ही नहीं, आपको हम बताएंगे हर एक सीट का विश्लेषण कि आखिर वहां पर क्या चूक रही, किस पार्टी की तरफ से जनता ने किसे क्यों चुना, क्या इसके पीछे वजह है, तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और सीधे रुक करते हैं हिमाचल, जहां पर हमारी सहयोगी महिमा मौके पर मौजूद है। महिमा, देखिए समय बढ़ रहा है, तमाम नेताओं की धड़कनें अब तेज हो रही हैं। जितने भी कैंडिडेट्स जो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौके पर मौजूद थे, उनकी भी धड़कनें अब तेज हो रही होंगी कि आखिर अब क्या होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए मैं इस वक्त क्योंकि रिज मैदान शिमला में, जैसे कि आप जानते हैं, तमाम दर्शक भी जानते हैं, और यहाँ पर सचिन मैक्सिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर इस वक्त -1 डिग्री सेल्सियस है। ठंड बहुत ज़्यादा है और लेकिन सियासी टेम्परेचर हाई है और नेताओं के दिल की धड़कनें तेज़ है। इस ठंड में भी नेताओं के पसीने लगातार छूट रहे हैं और ज़्यादा छूटने वाले हैं जैसे जैसे टाइम और बीतेगा, जैसे जैसे सूरज निकलेगा और वोटिंग मतगणना जो है वो शुरू होगी और उसके बाद फिर देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। यहाँ पर अगर बात की जाए, देखिए इस बार बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर अगर रहेगी तो वो निर्दलीय यानी कि आजाद उम्मीदवार जो इस बार रण में है उन पर रहेगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बीजेपी की मुश्किलें बागियों ने बढ़ा रखी है, सेम ऐसा ही कांग्रेस पार्टी के बागियों ने भी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा रखी है। और एक्शन, जैसा कि सोनिका आपने पहले भी बताया कि एक्शन ऐसे लोगों पर लिया गया, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे लोगों पर एक्शन लिया है, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। यहां से अगर कुछ किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर की बात की जाए तो अर्की विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और अर्की विधानसभा क्षेत्र में देखिए इस बार कांग्रेस पार्टी से संजय अवस्थी है और बीजेपी से गोविंद राम शर्मा है, लेकिन वहां पर एक बागी है। कांग्रेस पार्टी के बागी थे, अब पार्टी उन्होंने छोड़ दी है और वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला। तो इस तरह बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र, बात की जाए मंडी की तो सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला है, वहां पर सुंदरनगर है। सुंदरनगर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें मैंने खुद देखी, जब वहां पर जमवाल साहब है, उनके सामने पूर्व मंत्री थे बीजेपी के, उनके बेटे, उन्होंने मुश्किल बढ़ा दी है भारतीय जनता पार्टी की। तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह की, उधर ऊना जिला की बात की जाए, ऊना जिला में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अब ऊना जिला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, एक तो पंजाब के बॉर्डर के साथ लगता है और दूसरा नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री खुद वहां से आते हैं, सीएम कैंडिडेट हैं। अगर जीत जाती है कांग्रेस पार्टी तो बहुत सारे मुख्यमंत्री के चेहरे, जैसे कि सीएम जयराम ठाकुर ने खुद भी हमेशा निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर कि एक सीएम का कैंडिडेट नहीं। यहाँ पर 68 विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में और 68 के 68 कांग्रेस पार्टी के पास मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। इसलिए बीजेपी बार बार ये भी निशाना साधती कि अगर कांग्रेस पार्टी आगे आती यानी कि ज्यादा सीट्स आती तो आपस में लोग लड़ जाएंगे। तो इस तरह की बातें हैं, होता क्या है वो देखने वाली बात। अब एक और महिमा की, हालांकि चूंकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी, तो क्या आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति विपक्ष के तौर पर दर्ज करा पाएगी हिमाचल प्रदेश में? देखिए जहाँ तक मैं ग्राउंड पर थी और मैंने यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकारों से बात की, राजनीतिक विश्लेषक काफ़ी मेरे साथ जुड़े थे, तो जब मैंने उनसे बातचीत की तो उनका यही कहना है कि आम आदमी पार्टी का उतना असर नहीं हो पाया जितना कि शुरुआत में था। मैंने आपको पहले भी बताया कि ताबड़तोड़ एंट्री उन्होंने की थी, ताबड़तोड़ जनसभाएं की थी, सीएम जयराम ठाकुर के गढ़ में खुद गए थे भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, लेकिन उस तरह से वो नहीं कर पाए। शायद उनको पता चल गया होगा कि पहाड़ की हवा कुछ और होती है, पहाड़ी लोगों की बातें कुछ और होती है, उनके मुद्दे कुछ और होते हैं, की परिस्थितियां कुछ और होती है, इसलिए उनका ध्यान ज्यादा शिफ्ट हो गया फिर गुजरात की तरफ। क्योंकि बाद में हमने देखा इनकी उस तरह से कार्यकारिणी भी यहाँ पर गठन नहीं हो पाया, उस तरह से कैंडिडेट्स भी नहीं दिख पाए, उस तरह से प्रचार भी नहीं हो पाया जिस तरह से गुजरात में बाद में प्रचार था। तो बाद में इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है महिमा, आएंगे आपके पास। एक बार अहमदाबाद का भी रुख करते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी करिश्मा लगातार बनी हुई है। करिश्मा, काफी दिनों से आप अहमदाबाद में भी है, आपने लोगों का मूड जानने का पूरा प्रयास किया, तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन दिलचस्प बात देखिए यहां पर यह है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में अब यह पोर्ट्रे करना चाहती है कि विकल्प के तौर पर जनता के सामने आम आदमी पार्टी भी है।
बिल्कुल, देखिए विकल्प के तौर पर और खुद को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर स्थापित करना चाहती है आम आदमी पार्टी, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। लेकिन इन सब के बीच सचिन, मैं इतने वक्त से गुजरात में हूं, जो मैंने भापा कि यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं, एक जो बीजेपी को पसंद करते हैं और दूसरे जो बीजेपी की नीतियों से खुश नहीं है लेकिन फिर भी बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जनता के पास वो विकल्प खड़ा नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता मैदान में उतरा नहीं, तो जनता तक वो ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाए। हालांकि सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात की मैं बात करूं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूं कि थोड़ा नुकसान पहुंचा, क्योंकि कांग्रेस की वहां पे पकड़ थोड़ी सी मजबूत है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से इस बार क्योंकि वो प्रचार भी नहीं देखने को मिला, ऐसे में कांग्रेस के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई इस वक्त बनी हुई है और कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस को लेकर उतनी ज्यादा प्रभावित नहीं है, कांग्रेस की नीतियों को लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आम आदमी पार्टी का अगर मैं जिक्र करूं, खासतौर से अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी यहाँ पे ताबड़तोड़ रैलियां की है। तो एक तरीके से जो उन्होंने फ्रीबीज का यहाँ पे मुद्दा उठाया कि मुफ्त की रेवड़ियां हम बांटेंगे, फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी की सप्लाई देंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो लोक लुभावन जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर मैं ये कहूं कि वो बड़ी मार्जिन के साथ जीतेगी तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ टक्कर यहाँ पे जरूर दे सकती है, किसी वोट बैंक को सेंध जरूर लगा सकती है और खुद को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर स्थापित कर सकती है, एक विकल्प के तौर पर स्थापित कर सकती है। लेकिन ये देखना होगा, क्योंकि एग्जिट पोल के रुझान में बीजेपी निश्चित तौर पर इस वक्त आगे चल रही है। आज वो ये देखना होगा कि वो रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन बीजेपी इस वक्त मार्जिन के साथ लीड करेगी कि नहीं ये भी देखना होगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में अगर मैं बात करूं तो बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, इस बार बहुमत का आंकड़ा 92 है। बिल्कुल करिश्मा, और इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है और दावे भी ठोक रही है। हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से चलते हैं, योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं पहाड़ों की हवा किस ओर? चलिए ठीक है हमारा संपर्क जो है युवराज से नहीं हो पाया, लेकिन देखिए तमाम तस्वीरें और वहां की पल पल की अपडेट्स जो है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। एक बार आनंद का रुख करते हैं। आनंद, जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि देखिए इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो कहीं ना कहीं दिल्ली भी बना हुआ है, क्योंकि लोग वहां पर बैठते हैं, तमाम चर्चाएं होती हैं, बात होती है, रणनीति बनती है, वादे चुनावी तमाम जो रणनीतिकार होते हैं वहां पर मौके पर मौजूद होते हैं। क्या तैयारियां वहां पर चल रही थी? क्योंकि देखिए 6:30 का वक्त जो है वो बीत चुका है, लेकिन हलचल हम देख पा रहे हैं यहां आपके पीछे। जी, आपने सचिन बिल्कुल सही कहा। अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली एक पावर सेंटर के साथ साथ वो गढ़ है जहां से पूरा देश चलता है। आप बात करें इंदिरा कॉल से लेके इंदिरा पॉइंट से लेके या कच्छ से लेके अरुणाचल तक, तमाम पॉइंट यहाँ से गवर्न होते हैं और यहीं से चलते हैं। और दिल्ली अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी हेडक्वार्टर यहीं पे स्थित है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके तमाम बड़े नेता दिल्ली में ही बैठते हैं और यहीं से रणनीति और पॉलिसी आगे की तय की जाती है। और अगर बात करें गुजरात और हिमाचल की तो आप याद रखिएगा ये दोनों ही प्रदेश बीजेपी के लिए बेहद ही अहम हैं। गुजरात से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेता आते हैं। और अगर बात करें हिमाचल की तो हिमाचल से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा खुद बिलासपुर हिमाचल से आते हैं। तो हम लोगों ने आपको दिखाया है गुजरात में चुनाव प्रचार तमाम की बीजेपी ने कैसे अपनी पॉलिसी और प्लानिंग को लगातार कर रखा है। और उसके साथ हिमाचल में भी कोशिशें की गई है हर सरकार को रिपीट किया जाए। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी अब 2014 के बाद पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी में तो बहुत अंतर है। अगर पहले जहाँ बीजेपी एक हिंदी बेल्ट पार्टी मानी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी युग आया है, इस पार्टी को हिंदी बेल्ट के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी सरकार बनाई है, उसके साथ साथ साउथ में भी सरकारें कहीं चल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं चीज़ें पहले से काफ़ी बदल चुकी हैं। और अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व करते हुए कई रैली जनसभाएं को संबोधित किया था, जिसके बाद हमारे महा एग्जिट पोल आपको साफ दिखा रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी हो सकता है एक बड़ी लीड ले। और अगर बात करें बाकी विपक्ष जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो आप देख सकते हैं विपक्ष में अगर कांग्रेस की बात करें तो अहमद पटेल के जाने के बाद कांग्रेस वहां पे कमजोर हुई है और लगातार बीजेपी ने उसका लगातार बुनाया है और कोशिश की गई है कि आंकड़े लगातार उसके विपक्ष अपने बिल्कुल आनंद, कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर नजर आई क्योंकि बड़े नेता भी तो मैदान में नजर नहीं आए। एक बार फिर रुक करते हैं गुजरात में मनीष देसाई का। मनीष, देखिए बीजेपी अगर आज जीत जाती है तो एक और रिकॉर्ड बीजेपी के नाम दर्ज हो जाएगा, वो होगा वाम मोर्चा की बराबरी करने का।
बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बंगाल के अंदर वाम मोर्चा जो है वो करीब 34 साल तक सत्ता में रहे थे और उसके बाद फिर उनका पतन हुआ। लेकिन बीजेपी का यहाँ पर अगर जीत होती है तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये बीजेपी पहली बार इतने लंबे समय तक किसी भी राज्य में शासन करने वाली पार्टी बनेगी वाम मोर्चा के बाद। और गुजरात, क्योंकि इनका गृह राज्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का, तो ऐसे में गुजरात में फिर से सरकार बनाना इनके लिए सबसे अहम होगा। क्योंकि ये जो मेहनत की गई थी इस बार नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, वो 2022 के चुनाव के लिए नहीं थी, क्योंकि 92 का आंकड़ा पार करना बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है। ये पूरी मेहनत जो है 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर की गई थी, क्योंकि 2024 में अगर उनको मेजोरिटी के साथ आना है, फिर से 300 प्लस का आंकड़ा पार करना है, तो उसके लिए गुजरात जीतना बहुत बड़ी बात है, बीजेपी के लिए बहुत अहम है। और साथ ही साथ इतनी अहम है कि वो अपने बलबूते पर वहां पर गुजरात मॉडल को बेच भी सके। गुजरात में इतने वर्षों के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी, वो बात वो राज्य देश भर को कह सके, इसके लिए उनके लिए सबसे बड़ी बात है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की अगर बात करें यहाँ पर, तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल है इस बार चुनाव, सरकार बनाना तो मुश्किल है ही है, लेकिन कल रात में जैसे मनीष, देखिए अभी भी तमाम सवालों पर अभी संशय बरकरार है, जवाब अभी क्लियर नहीं है, सबको इंतजार है। तो 8 बजने का और धीरे धीरे दिन ढलने का, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर जनता का मैंडेट किससे मिला है। सोनिका, बिल्कुल सचिन, और गुजरात विधानसभा चुनाव के रण में अब सिर्फ इंतजार है तो नतीजों का, जो कि थोड़ी ही देर बाद, यानी जैसे ही 8 बजते हैं, रुझान सामने शुरू हो जाएंगे और आज सभी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन इन सबके बीच आम आदमी पार्टी को लेकर भी लोगों के मन में एक सवाल बना हुआ है कि क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में अपने विपक्ष के तौर पर भूमिका बना पाएगी, अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी। रिपोर्ट देखिए। गुजरात के रण में दावों का जोर। 1 मार्च से गुजरात के बिजली के बिल आपके 0 आया करेंगे। सादे कागज पर हार और जीत का शो। गुजरात के महाभारत में दावा दाव। पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। दावों के दम पर जीतेंगे चुनाव। हर बेरोजगार युवा को 3-3 हजार रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव की लड़ाई इस बार बेहद तल्ख दिखाई दे रही है, जहां पर मतदान के बाद अब इंतजार है सुबह 8 बजे का, जब गुजरात चुनाव के लिए मतगणना होगी। और इसके बाद साफ हो जाएगा कि गुजरात के महाभारत को लेकर सियासतदानों ने जो दावे किए, उनमें से किसका दावा सच साबित होता है। गुजरात विधानसभा चुनाव के मैदान में इस बार चुनावी दावों के मामलों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दावे खास तौर से सुर्खियों में रहे, जहां वो सीधे देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को चैलेंज देते दिखाई दिए। आज तो भाजपा वालों को नींद नहीं आएगी। 28 नवंबर को अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक सादे पन्ने पर गुजरात आप के अध्यक्ष गोपाल इटालिया, आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार ईसूदान गढ़वी और वराछा से आप उम्मीदवार अल्पेश कथेरिया का नाम लिखा था और दावा किया था कि ये तीनों ही उम्मीदवार इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बनने वाले हैं। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी ज़रूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद, अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। 3 नाम लिखकर जीत के हुंकार भरने वाले केजरीवाल ने सादे कागज में लिखा क्या था, अब आपको ये भी बताते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार ईसूदान जी भी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं।
अल्पेश जी वराछा भी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने लिखित में अपने 3 उम्मीदवारों की जीत का दावा किया, उसके बाद से गुजरात का सियासी पारा भी चढ़ता दिखाई दिया। दरअसल केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भी लिखकर दावा किया था कि पंजाब में आपकी सरकार बनने जा रही है और पंजाब में सरकार बनने के बाद से वो इस फॉर्मूले का लगातार इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। वही बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में भी केजरीवाल ने सादे कागज पर नाम लिखकर आपके उम्मीदवारों का जो दावा किया, उससे लेकर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस तल्ख दिखाई दी। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने केजरीवाल के दावे पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि वो ये लिख कर दे रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है। रघु शर्मा ने एक वीडियो में इस बात का भी दावा किया। उनके इस दावे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। रघु शर्मा, प्रभारी कांग्रेस पार्टी गुजरात, अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज आप पूछू कि तमारी पार्टी की गुजरात में एक पण सीट नहीं आवे, तमे बीजेपी की बी टीम छो। केजरीवाल जी, आपको गुजरात में खातो नहीं खुले। केजरीवाल जी, हूँ तमे चैलेंज आपू छू राइटिंग में कि तमारी एक भी सीट गुजरात में नहीं आवे। एक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सादे कागज पर उम्मीदवारों के नाम लिखकर उनकी जीत के दावे करते दिखे, तो दूसरी ओर गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा का वीडियो भी सुर्खियों में रहा, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता दिया और सादे कागज पर यह दावा किया कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। साफ है कि सियासत में सादे कागज पर अपने जीत का दावा करने की ये नई रवायत है। हालांकि भले ही गुजरात विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा के अपने अपने दावे हों, लेकिन ये भी सच है कि गुजरात के रण में इनका मुकाबला देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से है, जो गुजरात में जीत का चौका लगाने का दावा पहले दिन से ही कर रही है। अब गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आने वाले हैं, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि गुजरात के चुनाव के दौरान जो दावे किए गए, दरअसल उन दावों में दम कितना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए तमाम तस्वीरें, क्या अपडेट है वहां पर, क्या तमाम सियासी घमासान मचा हुआ है, किस फॉर्मूले पर आम आदमी पार्टी अपने पार्टी का विस्तार कर रही है। पहले दिल्ली, पंजाब, अब उसके बाद हमने देखा गुजरात, हिमाचल और एमसीडी के जो रिजल्ट सामने आए, उसके बाद आपने सुना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कल कि आज तो बीजेपी वालों को नींद आने वाली नहीं है। यानी कि देखिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी आश्वस्त हो चुके हैं कि उनका मॉडल काम कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष और खास तौर पर केंद्र सरकार के तमाम जो बड़े रणनीतिकार हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र बार बार होता है कि मुफ्त की रेवड़ी जो आम आदमी पार्टी लगातार लोगों को दे रही है, ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। सोनिका, बिल्कुल, और एक बार फिर से आपको बता दें, ये टैली जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये शून्य है, लेकिन जैसे ही 8 बजेंगे, ठीक 8 बजे ये रुझान आने लगेंगे। भारत 24 पर सबसे पहले बड़ी टीम मौजूद है, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। हमारे सहयोगी आप देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने सोनिका। देखिए हिमाचल से हमारे सहयोगी खासतौर पर महिमा बनी हुई है, वही दिल्ली से आप दफ्तर से गणेश, और वही दिल्ली से बीजेपी दफ्तर से आनंद, और वही मनीष अहमदाबाद से लगातार बने हुए हैं। तो आज आपका अपना चैनल आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट, हर एक तस्वीर आपको दिखाएगा। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, क्योंकि आपको तमाम अलग अलग राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसके अपडेट यही आपके अपने चैनल पर मिलेंगे।